जय हिंद सभी को। शिक्षा टॉक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस व्यक्तित्व से बात करने जा रहे हैं उसके पूर्व मैं यही कहूंगा कि तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ऐसे ही अपने वजूद को स्थापित करने वाले और संघर्षों से निकलकर सफलता को हासिल करने वाले ऐसे व्यक्तित्व गगन जी हनवत आज हमारे साथ हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किस प्रकार से आपने एक बालाघाट के एक छोटी सी तहसील वारासिवनी से निकलकर इंदौर में आकर संघर्ष करते हुए इस सफलता को हासिल किया। और ना केवल सफलता, अपितु आपने डीएसपी में 4th रैंक प्राप्त की और आपके इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर आपको प्राप्त हुए हैं और ओवरऑल रैंकिंग में आपको 20वीं रैंक आपको प्राप्त हुई है। तो किस प्रकार से आपने अपने इस संघर्ष को अलग अलग पड़ाव में पूर्ण किया और किस प्रकार से आपको यहाँ पर सहयोग प्राप्त हुआ? जैसा कि आपने बताया, आपने शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी से भी आप जुड़े और आपने एक प्रकार से वहां से जुड़कर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की, और किस प्रकार से इस संपूर्ण सफर में जो आपने शून्य से शिखर तक का आपने हासिल किया है, तो वो सफर किस प्रकार से रहा और किस प्रकार से आपको सभी की सहायता प्राप्त हुई? धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इस मंच पर आज आमंत्रित किया, और धन्यवाद शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी जो आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मेरा सफ़र जो है, कक्षा 10वीं के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करना है। हालांकि पहले जो एम था वो यूपीएससी था मेरा, लेकिन कुछ वजह से मैं जब इंदौर आया 12th के बाद, तो मुझे लगा कि एमपीपीएससी के थ्रू मैं अपने प्रदेश को, जो कि मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, तो इसको सर्व कर पाऊँगा, इसलिए मैंने एमपीपीएससी का चयन किया। इसके लिए मैं 12th के बाद इंदौर आया, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज से बीएससी कंप्लीट किया, और साथ में ही एक संस्थान है, वहाँ से मैंने अपनी कोचिंग कंप्लीट करी एमपीपीएससी की। जब मैं इंदौर आया, तब एक सहारे के रूप में मेरे मोटिवेशनल एक पर्सन मेरे कॉन्टेक्ट में थे, दीपक रांगडाले भैया। तो उनका काफ़ी मॉरल सपोर्ट रहा, काफ़ी और भी तरीके से सपोर्ट रहा, उनकी हेल्पलाइन जो है, शिक्षा हेल्पलाइन। तो इसने मुझे रूम देखने में, यहाँ पे फ्लैट ढूँढने में, कोचिंग संस्थान में एडमिशन में, और भी बहुत तरीके से भैया ने हमारी हेल्प करी, और अनेकों बच्चों की भैया हेल्प करते हैं। इसके पश्चात 2 साल का मेरा कोर्स था कोचिंग में, और इसके पश्चात 2020 में लॉकडाउन चूँकि लग गया था, तो मैं बालाघाट चले गया था, और वहीं से मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, सेल्फ स्टडी। और इसके पश्चात 2023 में 2020 का जो इंटरव्यू हुआ, उसका रिजल्ट आया, जिसमें मेरा चयन डीएसपी के पद पर हाल ही में हुआ है। जैसा कि आपने दीपक भैया के प्रकाश से प्रकाशित होकर आपने ये पूरा अपना सफर तय किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ इसमें, आपने जैसा कि बताया कि आप यूपीएससी से फिर आपने एमपीपीएससी फाइनल किया, तो आज के समय में भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं वो कंफ्यूज हैं कि वो यूपीएससी करें या एमपीपीएससी करें। तो वो कंफ्यूजन कैसे दूर हो? क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हम पहचाने कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस भी डिफरेंस होता है। तो हम किस प्रकार से फाइनल करें कि हम यूपीएससी में जाएं, एमपीपीएससी में जाएं, पटवारी में जाएं, एसआई में जाएं? तो मैं वो आप यहाँ पर आंसर करें। 4 एग्ज़ाम की आपने बात करी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, और एक हिसाब से व्यापम या बैंकिंग सेक्टर, इस टाइप से। तो यूपीएससी की तैयारी अगर आप करते हैं, तो आपका प्राइमरी फ़ोकस यूपीएससी में ही होना चाहिए, आप स्टेट की ओर ध्यान ना दें। एमपीपीएससी में अगर फ़ोकस है, आपको एमपी को सर्व करना है, यहाँ पे आपको डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पद हासिल होते हैं, और यूपीएससी में आपको बड़े पद जैसे कि आईएएस, आईपीएस जैसे पद हासिल होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, वो तो खुद का विवेक है कि आपको क्या करना है। तो मेरा फ़ोकस तो एमपी को सर्व करना था, क्योंकि यूपीएससी में होता है कि वहाँ पे कैडर अलॉट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एमपी ही कैडर अलॉट हो, तो आप एमपी में हो सकता है नहीं कर पाए सर्व, ये चीज़ें होती है। तो मेरा तो फ़ोकस यही था, और इसके अलावा अगर आपका वन डे एग्ज़ाम जैसे व्यापम, बैंकिंग, इन सब में है, तो आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपकी मैथ्स, रीज़निंग जैसे सब्जेक्ट और इंग्लिश ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस साइड भी स्विच कर सकते हैं। तो मेरा प्राइमरी फ़ोकस जो था वो एमपीपीएससी ही था। जैसा कि हमने देखा है कि एक बहुत ही उच्च स्तरीय ये एग्जाम होती है, तो इसमें आपका डेली रूटीन क्या होता है? दिनचर्या आपकी जो डेली होती है वो किस प्रकार से होती है? क्योंकि ये बहुत आवश्यक हो सकता है कि हम हमारी जो दिनचर्या है उसको व्यवस्थित करें। तो वो किस प्रकार से आप कैटेगरी वाइज़ किस प्रकार से आप पढ़ते थे? और यदि आपकी अलग कोई हॉबी थी तो उसको आप किस प्रकार से उसको टाइम देते थे? तो ये पूरा आपका मैनेजमेंट कैसा होता था? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ़ पढ़ाई, 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 पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो फ़ोकस ही नहीं कर पाते। तो आप किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज करते थे? मेरा एक फ़ॉर्मूला था 90-10 का रेशियो वाला।
तो मैं 10% जो टाइम था वो अपने हॉबी को देता था दिन का, और 90% जो टाइम था वो मैं अपनी स्टडी को देता था। लेकिन मेरा एक फिक्स गोल होता था कि मैं 90% टाइम में अपने उस 10% के बारे में नहीं सोचूंगा, और 10% जो टाइम है उस पे अपने 90% के बारे में नहीं सोचूंगा। तो ये मेरा एक फिक्स्ड गोल था, दिन की रूटीन थी। तो 3 घंटे के मैंने 3 स्लॉट दिन में डिवाइड कर दिए थे। जिस प्रकार हम गोलियां लेते हैं, दवाइयां लेते हैं सुबह दोपहर शाम, उस प्रकार से 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर और 3 घंटे शाम या रात, आप इस हिसाब से समझ जाइए। तो ये मेरी एक डेली रूटीन थी, और इस रूटीन को मैं कंटिन्यू फॉलो करता था। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता था जिस दिन मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया। तो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी फील्ड हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एक चीज रहती है कि आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहनी चाहिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो उससे क्या होता है, आप मान लीजिए एक दिन कहीं चले गए, मान लीजिए किसी पार्टी में चले गए और आपने उस दिन नहीं पढ़ा, तो आपका एक दिन बर्बाद नहीं होगा, आने वाले 1-2 दिन और भी आपका डिस्टरबेंस होता है। तो ये आपकी रूटीन होना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आज के समय में हो रहा है कि बच्चे कंटिन्यू एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं और 2-3 अटेम्प्ट में वो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, बट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक की और ना केवल एग्ज़ाम क्रैक की, अपितु इतनी अच्छी रैंकिंग, इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर और ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो ऐसा क्या था जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया और इतनी अच्छी रैंकिंग आप लेके आए? एमपीपीएससी में एक चीज रहता है कि मेंस के मार्क्स आपको पता नहीं होते हैं, और ना ही इंटरव्यू के मार्क्स। ये आपको फाइनल रिजल्ट के बाद मालूम चलता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक चीज है कि मैं मानता हूँ 99.9% जो है आपकी मेहनत होती है, और 0.1% मैं लक पे भी भरोसा रखता हूँ कि वो भी चीज मायने रखती है। तो भगवान की दया थी या जो भी थी, मेरी मेहनत थी, उन सबका जो एक कॉम्बिनेशन था उसने मुझे पहले ही अटेम्प्ट में सफलता दिलाई। तो मेरा मानना है कि आपको पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन उसके साथ-साथ में आपको अपना थोड़ा सोशल जो लाइफ है, उसको भी आपको रखना है, क्योंकि आप एक भावी अधिकारी बनने वाले हैं। अगर आप समाज से जुड़ के ही नहीं रहेंगे, तो आप उस वहाँ जाके भी, समाज के बीच जाके भी उस अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएँगे, जितना आपको करना चाहिए। तो थोड़ा-सा सोशल होके रहें, बिल्कुल कट ना जाएँ समाज से, ये मेरा एम था। और साथ में अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना ज़रूरी है। तो इस वजह से हो सकता है कि मुझे इंटरव्यू में इतने मार्क्स मिले, मुझे ऐसा लगता है, बाकी अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। जैसा कि आज के समय में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी, एमपीपीएससी या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की है, वो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं और कहीं न कहीं बीच-बीच में डिप्रेशन में आते रहते हैं। और वही डिप्रेशन कहीं न कहीं सुसाइड का रूप ले लेता है, आत्महत्या का रूप ले लेता है। और अभी जो आंकड़ा अभी आया है उसमें बताया गया है कि अभी बहुत सारे युवा कहीं न कहीं सुसाइड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए उनको आप जो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्ट्रेस में हैं, जो डिप्रेशन में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्ट्रेस मैनेजमेंट के 1-2 तरीके हैं। पहली चीज़ तो वही जो मैंने आपको बताया, सोशल लाइफ आपकी थोड़ी होना चाहिए, क्योंकि अनेक फील्ड के आपको लोग मिलते हैं, तो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ कि एक एग्ज़ाम आपका जीवन डिसाइड नहीं करती है कि आपको जीना है, मरना है। ज़िंदगी एक ही मिली है, दूसरी नहीं मिलेगी आपको। तो उस एक एग्ज़ाम के लिए आपका अपना जीवन लीला समाप्त कर लेना, ये कोई इलाज नहीं है। आपके पीछे बहुत लोग बैठे हैं जो केवल आपके कारण ही इस दुनिया में हैं, आपके माता-पिता। तो आपके माता-पिता को आपसे काफ़ी उम्मीद है। आप उन्हें भूलकर ये कदम उठा रहे हैं, तो ये एक कायरता भरा कदम मैं मानूँगा। आपके लिए आगे और भी मौके होंगे, जैसे कई लोग असफल हो जाते हैं, तो वो ये कदम जो होता है, मेनली किसी फील्ड में आप प्रयास करते हैं निरंतर और नहीं हो पाते सफल, तो ये कदम उठाते हैं लोग और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि और भी आगे आपके पास अपॉर्च्युनिटी हो सकता है, आप किसी और फील्ड में और अच्छा कार्य कर सकें, लेकिन वहाँ पे आप उस चीज़ को अंत करके आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ है, और इसके लिए आपको यही करना है कि सोशल लाइफ़ प्लस आपकी एक हॉबी आप रखें, जिससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। आपने 25 वर्ष की इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। हमारे श्रोता भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं और वो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर एमपीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अंत में आप उनको एक संदेश दें, एक मंत्र दें, जिसके माध्यम से वो सफल हों और इस राष्ट्र कल्याण में अपना योगदान दे सकें। एक ही मंत्र है, किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी क्षेत्र में जो आप जाते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, तो मंत्र यही है कि धैर्य, लगन के साथ अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें, मेहनत करते रहें, कॉन्संट्रेट रहें अपने कार्य के प्रति, ईमानदार रहें अपने कार्य के प्रति, और एक नदी की भांति बहते रहें। अगर आप कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, मान लीजिए नदी का पानी जो होता है, वो जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो खराब होने लगता है, और वो किसी काम का नहीं रह जाता वो पानी।
तो उसी प्रकार अपने जीवन में भी निरंतर कार्य करते रहें। एक दिन आपको भगवान सफलता ज़रूर दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे उन्होंने कहा कि धैर्य और मेहनत के साथ कंटिन्यू एफर्ट अर्थात चरेवेती के मंत्र के साथ हमें चलना है। और आज जो गगन जी ने हमें बताया, निश्चित उन्हें हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है और हमें सफलता को प्राप्त करना है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अमृतवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जय हिंद, जय भारत।